हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल PRS एजुकेशनल ट्रस्ट। आज हम लोग डिप्लोमा फार्मेसी का फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। वो है पैकेजिंग मटेरियल्स। अब पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में जब ये वर्डीय में इम्पैक्ट कर रहा है, ये वर्डीय में बता रहा है कि पैकेजिंग का मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है। हम यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम डील कर रहे हैं मेडिसिन्स में। मेडिसिन्स, दवाइयाँ, जब दवाइयों को कंपनी से बना के, जब जहाँ पे दवाइयाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं और एंड यूज़र यानी कि पेशेंट तक आ रही हैं, जैसी प्रॉपरली मेडिकेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हुई और वैसे ही ठीक ठाक बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी कंटेमिनेशन के या बिना किसी प्रॉब्लम के वो आपके पास पहुंच रही है या पेशेंट के पास पहुंच रही है, उसके लिए जो जिम्मेवार है वो कौन है? वो है पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल आपको ये बताएगा कि आपकी जो दवाइयाँ हैं वो सुरक्षित पेशेंट तक पहुंच रही हैं, उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी कंटेमिनेशन नहीं हुई है, किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। प्रॉपरली स्टेबल और सेफली मेडिकेशंस आप पेशेंट तक पहुंच रही है। कहाँ से निकल के? एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से निकल के। अब हम आगे चलते हैं। पैकेजिंग के बारे में एक ही कंसेप्ट आता है कि पैकेजिंग मटेरियल जो है वो किस लिए यूज किया जाता है, पैकेजिंग किस पे रेफर करते हैं। सबसे पहला काम पैकेजिंग का क्या है? वो सब प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करेगा। किससे प्रोटेक्ट करेगा? एनवायरमेंट से। प्रिजर्व करेगा जो एनवायरमेंट में, जो एटमॉस्फेयर में हमारे पास अवेलेबल है, मॉइस्चर भी है, गैसेस भी हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट हमारी कोई भी मेडिसिन जो है वो एनवायरमेंट के मॉइस्चर से या किसी भी गैस की वजह से कोई भी रिएक्शन होती है तो वो हम उसको आगे फॉलो अप नहीं कर सकते। वो क्या दिक्कत करेगा? सेफ्टी। वो मेडिसिन आपके लिए फिर सेफ नहीं है। स्टेबिलिटी, वो मेडिसिन जो कि आप तक पहुंच रही है, अगर उसमें एटमॉस्फेयर की वजह से या किसी कारण की वजह से कोई भी कंटेमिनेशन होता है या कोई भी इम्प्योरिटी उसके अंदर पहुंचती है तो उससे इफेक्ट क्या होगा? उसकी स्टेबिलिटी। फिर क्या इफेक्ट होगा? उसकी एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब जिस प्रॉब्लम के लिए, जिस बीमारी के लिए हम दवाई को ले रहे हैं, अगर वो दवाई अपना पूरा असर नहीं दिखा रही है तो उस दवाई को लेने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ आप एक पैकेजिंग में एक छोटा सा एग्जांपल आप लेके चले अपनी आममर्रा की जिंदगी में कि आप कोई भी सामान को जब लेने जाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को आप लेने जा रहे हैं, कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं, तो आप दुकानदार से क्या कहते हैं कि भाई इसको प्रॉपरली पैक करके दे देना जिससे ये घर जाने तक सुरक्षित पहुंच जाए। सपोज कीजिए आपने कहा कि कोई सामान आप लेने गए और वहां लेने के बाद दुकानदार से आपने कहा भाई इसको पॉलिथीन में पैक करके दे दो। ठीक, पॉलिथीन में ही क्यों पैक कराया? किसी और चीज में आपने क्यों नहीं कहा कि कागज में पैक करके दे दो या कोई भी रैपिंग पेपर में आप पैक करके दे दो? आपने पॉलिथीन में क्यों कहा? अगर बाय चांस रास्ते में जाते हुए एनवायरमेंट चेंजेस होते हैं, एनवायरमेंट चेंजेस हम कह सकते हैं बारिश आ गई, तो आपने जो मटेरियल परचेज किया है, जो सामान आपने खरीदा है, वो पानी की वजह से खराब होने की संभावना रहेगी। तो पॉलिथीन क्या करेगा? जो कि पैकेजिंग मटेरियल है, वो पॉलिथीन क्या करेगा? उसको आउटसाइड रेन से प्रिजर्व करके रखेगा जिससे कि सामान आपका सुरक्षित घर पहुंच सके। आपने देखा होगा बारिश के टाइम में हम लोग कहते हैं कि भाई पॉली बैग दे दो या कैरी बैग दे दो जिससे हम अपने मोबाइल्स को प्रिजर्व करके अपनी पॉकेट में रख लें कि जब बारिश आई और बारिश की वजह से आपका मोबाइल गीला ना हो। ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि पैकेजिंग मटेरियल हमारे प्रोडक्ट को सेफ्टी देता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है और लंबे समय तक स्टेबल रखता है। ठीक है, तो यहां पे रेफर करते हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग रेफर्स टू द सब्सटेंसेस यूज्ड टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व and store medications ensuring their safety, stability and efficacy। ठीक है,
हमने बात जब की, अभी तो हमने कहा कि कॉमनली एग्जांपल आपको दिया पैकेजिंग का, कि हम नॉर्मल आममर्रा की जिंदगी में जो सामान परचेज करते हैं उसमें भी हम पैकेजिंग को यूज करते हैं। यहीं पे हम बात कर रहे हैं दवाइयों से रिलेटेड। जब मेडिकेशन को हम पैक करके कंपनी से निकाल के होलसेलर तक पहुंचा रहे हैं, होलसेलर से निकाल के रिटेलर तक दे रहे हैं, रिटेलर से पहुंचा के हम किसके पास दे रहे हैं? पेशेंट के पास। ये जितना ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जितनी मूवमेंट हो रही है, अगर मेडिसिन की प्रॉपर पैकिंग ना हो तो वो मेडिसिन आपके पास पहुंचते पहुंचते, पेशेंट तक पहुंचते पहुंचते खराब हो ही जाएगी। ठीक है। उसके बाद आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं कि हम कैसे पैकेजिंग मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। अभी अब एक पॉइंट आएगा कि कितने तरीके का पैकेजिंग मटेरियल होता है। ठीक, पैकेजिंग मटेरियल को हमने कैसे क्लासिफाई किया हुआ है, कितने तरीके के पैकेजिंग मटेरियल्स को हम यूज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, पैकेजिंग मटेरियल 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। सबसे पहला ग्लास, दूसरा मेटल्स, तीसरा प्लास्टिक्स, चौथा रबर। ठीक है। ग्लास में भी अब डिफरेंट टाइप्स हैं। हमारे बेसिकली जब हम फार्मास्यूटिकल की पैकेजिंग की बात करते हैं, जब हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग की बात करते हैं, तो 4 ही तरीके के मटेरियल्स होते हैं जो पैकेजिंग में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला ग्लास, ग्लास के भी 5 टाइप्स। ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। टाइप 1 में क्या है? बोरोसिलिकेट ग्लास। टाइप 2 में क्या है? ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। 4 में क्या है? रेगुलर सोडा लाइम ग्लास। और उसके बाद है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। ठीक है। कौन कौन से हो गए? ग्लास में बोरोसिलिकेट, ट्रीटेड सोडा लाइम, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। ये 4 तरीके के ग्लासेस हैं। और 5वां है कलर्ड ग्लास। कलर्ड ग्लास में हम एम्बर कलर ग्लास को भी कह सकते हैं। मेटल्स 4 तरीके की हैं, टिन, आयरन, एल्यूमिनियम और लेड। ठीक है। अब बात करते हैं प्लास्टिक्स की। प्लास्टिक्स में 2 तरीके के प्लास्टिक्स होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में क्या डिफरेंस है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक्स होते हैं जिसको हम हीट करके एक बार जो शेप दे दें, एक बार जो शेप हम उसको प्लास्टिक को दे पैकेजिंग के लिए, वो दोबारा शेप नहीं आएगी, वो रिसाइकल नहीं हो सकता। उसकी स्टिफनेस इतनी होती है कि जो एक बार हमने उसको शेप दे दी, वो दोबारा उस शेप में, दूसरी शेप में मॉडिफाई नहीं हो सकता। थर्मोप्लास्टिक के क्या है? एक बार आप उसको हीट करने के बाद क्या होगा? प्लास्टिक जो है वो सॉफ्ट होगा। जैसे ही वो सॉफ्ट होगा, आपको दूसरी शेप देनी है, वो आप आराम से दे सकते हैं। आप इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि सेटिंग का मतलब एक बार जो सेट हो गया। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो होंगे जो एक बार अपनी शेप में आ गए तो दोबारा वो मॉडिफाई नहीं हो सकते, और थर्मोप्लास्टिक्स वो होंगे जो एक बार जिस शेप में आए वो दोबारा हम उसको दूसरी शेप दे सकते हैं बाय गिविंग हीट एक्सपोजर। ठीक है। थर्मोसेटिंग रेजिन प्लास्टिक्स में कौन कौन से होंगे? फिनोलिक्स और यूरिया। थर्मोप्लास्टिक्स में क्या क्या आएगा? पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीअमाइड, पॉलीअमाइड को हम नायलॉन भी बोलते हैं, एक्राइलिक मल्टीपॉलीमर्स, और पॉलीइथाइलिन टेट्राथैलेट, पीईटीएम जिसको बोल सकते हैं। रबर कितने टाइप का है? नेचुरल रबर, नियोप्रीन रबर और ब्यूटाइल रबर। तो टोटल पैकेजिंग मटेरियल की क्लासिफिकेशन में क्या चीज आई? 4 चीजें आई। ग्लास 5 टाइप्स के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, और कलर्ड ग्लास। मेटल्स 3 टाइप की, टिन, आयरन, एल्यूमिनियम और लेड। प्लास्टिक्स 2 टाइप के, थर्मोसेटिक्स और थर्मोप्लास्टिक्स। रबर 3 टाइप्स की, नेचुरल रबर, नियोप्रीन और ब्यूटाइल रबर। अब हम चलते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि प्लास्टिक्स पैकेजिंग मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं।
अब किसी भी मेडिकेशन के लिए पहला क्राइटेरिया पैकेजिंग मटेरियल को सर्च करने का क्या है? हम कैसे मेडिसिन के लिए सर्च करेंगे कि किस टाइप का पैकेजिंग मटेरियल हमें यूज करना है और पैकेजिंग मटेरियल की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पैकेजिंग मटेरियल की सबसे पहली आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देगा। मतलब जो मेडिसिन जिस पैकेजिंग मटेरियल के अंदर पैक की जा रही है उसको सिक्योरिटी देगा हाई डिग्री लेवल की। क्यों देगा? जिससे कि एनवायरनमेंट के अंदर जो जो कॉम्प्लेक्सेस अवेलेबल है, जैसे एयर अवेलेबल है, एयर के अंदर क्या है? ऑक्सीजन भी है, मॉइस्चर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। तो जो जो गैसेस एयर के अंदर अवेलेबल हैं, जो एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर अवेलेबल है, ये आपकी मेडिकेशन को कंटेमिनेट कर सकता है। अगर आपको अपनी मेडिकेशन को, जो दवाइयां जिसमें हमने पैक की हैं, वो अगर हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन नहीं पहुंचा पाता तो आपकी जो मेडिकेशन पेशेंट तक पहुंच रही है वो क्या होगी? कंटेमिनेटेड होगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, वो किसी भी कंपाउंड के साथ किसी भी तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी को शो नहीं करना चाहिए। मतलब जो मेडिकेशन हमने रखी है पैकिंग के लिए, सपोज कीजिए हम टैबलेट्स को पैक कर रहे हैं या फिर हम लिक्विड को पैक कर रहे हैं। लिक्विड को हम किस में पैक करेंगे? जनरली हम बॉटल्स में पैक करते हैं। बॉटल्स किसकी होंगी? ग्लास की होंगी। तो जो मटेरियल हमने लिक्विड मेडिकेशन को बनाने में यूज किया है वो ग्लास के साथ रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर वो ग्लास के साथ रिएक्टिव होगा तो क्या होगा? फिजिकल और केमिकल चेंजेस होने की संभावना पूरी है। मतलब हमने जिस कंटेनर के अंदर हमने मेडिकेशन को पैक किया है, अगर वो एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल हैं तो अल्टीमेटली रिएक्शन होगा ही होगा। जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा? आपका जो प्रोडक्ट है वो फिजिकली और केमिकली मॉडिफाई हो जाएगा। तो क्या चीज का ध्यान रखना है? सबसे पहला, हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दे हमें। दूसरा, किसी भी तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी को रिप्रेजेंट ना करे, आसानी से हैंडल किया जा सके, ठीक है, इजीली स्टोर किया जा सके और ट्रांसपोर्ट किया जा सके। यहां ट्रांसपोर्ट क्यों कहेंगे, स्टोर क्यों कहेंगे? क्योंकि जब भी मेडिकेशन को हम बात करते हैं कि रॉ मेडिकेशन कहां बनी? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री आपकी कहां कहां है? डिफरेंट एरिया पे है। अब उस एरिया से उस मेडिकेशन को आपको पेशेंट तक पहुंचाना है। पेशेंट तो ऑल ओवर इंडिया से अवेलेबल है, तो वो कैसे पहुंचेगा? ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचेगा। जब ट्रांसपोर्ट के थ्रू मेडिकेशन पेशेंट तक पहुंच रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो उस ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जो मेडिकेशन आपने स्टोर की है, पैक की है, उसमें किसी भी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। यहां पे हम टैबलेट की बात करें, उस पैकेजिंग मटेरियल के अंदर इतनी रेजिस्टेंस और इतना वियर टियर सहने की कैपेसिटी हो कि टैबलेट आपकी ब्रेक डाउन ना हो, डिस्टर्ब ना हो, डिकलरेशन ना हो, किसी भी तरीके का कोई भी रिएक्शन उस मेडिकेशन के साथ ना आए, आसानी से स्टरलाइज की जा सके और रिसाइकिल की जा सके। यहां स्टरलाइज का मतलब क्या है? माइक्रोब से फ्री किया जा सके। माइक्रोब्स मतलब जो हमारे छोटे छोटे जीवाणु हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, उनसे हम फ्री कर सके, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर पाए। पैकिंग मटेरियल इतना स्ट्रांग हो कि उस पैकेजिंग के थ्रू या उस पैकिंग मटेरियल के अंदर किसी भी तरीके का कंटेमिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी बैक्टीरिया के द्वारा ना हो सके, हम उसको इजीली स्टरलाइज कर सके। और स्टरलाइज करने के ऑप्शन के बाद हम अगर हम चाहें तो उसको दोबारा से रीयूज कर सके या रिसाइकिल कर सके। शो मोर लॉन्गेटिविटी एंड हाई प्रिंटिंग प्रॉपर्टी। पैकेजिंग मटेरियल के अंदर प्रिंटिंग प्रॉपर्टी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि लेबल किस पे बनेगा? पैकेजिंग मटेरियल पे बनेगा। आपने देखा होगा लेबल कभी भी टैबलेट के ऊपर नहीं बनता, लिक्विड के ऊपर नहीं बनता, किस पे बनता है या किस पे चिपकता है? पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर। अब पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर लेबल या तो पेस्ट होगा या उसके ऊपर प्रिंट होगा। अगर आपका पैकेजिंग मटेरियल अच्छा है, आपको किस तरीके का पैकिंग उस पर करनी है, किस तरीके की प्रिंटिंग करनी है, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको प्लास्टिक लेना है
ग्लास लेना है, ग्लास पे भी प्रिंटिंग होती है, आपको फॉइल पेपर्स लेने हैं, मेटल लेना है, वो सारी चीजें डिसाइड करेंगे आपका किस तरीके का पैकिंग करनी है और किस प्रोडक्ट की पैकिंग करनी है। नेक्स्ट में आता है अफोर्डेबल एंड इकोनॉमिकल। सीधा सीधा फैक्टर है, अगर पेशेंट के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा, इकोनॉमिकल नहीं होगा, तो पेशेंट ना ही उसको परचेज कर पाएगा, ना ही उसको यूज कर पाएगा। जब मेडिकेशन यूज ही नहीं हो पाएगी तो उस मेडिकेशन को बनाने का कोई फायदा नहीं है। अब पैकेजिंग मटेरियल पे जब हम पैकिंग की बात करते हैं तो पैकिंग 3 तरीके की होती है, ठीक है, टाइप्स की बात कर रहे हैं। पैकेजिंग हमारी 3 टाइप्स की होती है, पहली प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी और तीसरी टर्शरी। पहली पैकेजिंग प्राइमरी पैकेजिंग, जब भी किसी दवाई को, सपोज करो हम टैबलेट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो टैबलेट जिस कंटेनर में पैकेजिंग मटेरियल में पैक होगी उसको बोलेंगे प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जांपल्स में क्या होगा, आपने देखा होगा जब भी आप मेडिकल स्टोर पे गए होंगे, आपने कोई ना कोई मेडिसिन ली होगी, जैसे सपोज करो हम बात करते हैं आइबुप्रोफेन की, हम बात करते हैं कॉम्बिफ्लेम की, किसी की भी आप बात कर सकते हैं, तो आपने देखा होगा वो आपको एक स्ट्रिप निकाल के देता है, वो आपकी जो पैकेजिंग है, दैट पैकेजिंग इज नोन एज प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि इन प्राइमरी पैकेजिंग प्रोडक्ट्स कैन डायरेक्टली कवर्ड, प्रोडक्ट के डायरेक्ट टच में जो पैकेजिंग आ रही है उसको बोलेंगे प्राइमरी पैकेजिंग। पैकेजिंग प्रोडक्ट्स कैन डायरेक्टली कवर्ड एंड होल्ड बाय पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल उन प्रोडक्ट्स को होल्ड कर सके और डायरेक्टली कवर कर सके। ठीक है, सबसे पहले जो इनिशियल सेफ्टी बैरियर दे किसको, प्रोडक्ट को। इस टाइप की जो पैकेजिंग है, ये प्राइमरी पैकेजिंग आपकी एंड यूजर तक और कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए की जाती है, जिससे कि जो पैकेजिंग फर्स्ट फेज में हुई है, जो प्राइमरी पैकेजिंग हुई है, यही पैकेजिंग के साथ आपकी मेडिकेशन एंड यूजर तक और कंज्यूमर तक पहुंच सके। इसीलिए इसको बोलते हैं कंज्यूमर यूनिट पैकेजिंग। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर यूनिट पैकेजिंग। इसके एग्जांपल्स मैंने भी बताया, स्ट्रिप्स, बोतल, ब्लिस्टर और स्प्रे केन्स, ये इसके प्राइमरी एग्जांपल्स हैं प्राइमरी पैकेजिंग के। सेकेंडरी पैकेजिंग, आपने एक बार प्राइमरी पैकेजिंग के बाद, प्राइमरी पैकेजिंग को हमने बोला था कंज्यूमर यूनिट पैकेजिंग। इसका मतलब क्या है, हमने कई सारी स्ट्रिप्स ली, स्ट्रिप्स लेने के बाद उसको हमने एक बॉक्स के अंदर डाला। ठीक है, और बॉक्स को भी, सपोज कीजिए आपने देखा होगा कि पैकेट्स आते हैं तो 10-10 स्ट्रिप्स के एक पैक बना हुआ होता है। ठीक है, और जब 10-10 स्ट्रिप्स का एक पैक बना, उसको भी पैक करने के लिए एक थर्ड बॉक्स आएगा बड़े वाला, जिसको हम इस तरीके के ऑप्शन में बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका टर्शरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है, 10 स्ट्रिप्स को लिया, इकट्ठा किया, एक बॉक्स के अंदर डाल दिया, उस 10 बॉक्सेस को इकट्ठा किया, दूसरी तरीके की उसमें डाल दिया, जिसको बोला हमने टर्शरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग में क्या किया, प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल के साथ उसको कंबाइन किया और एक बॉक्स के अंदर उसको फिट कर दिया, फिर वो हो गई आपकी सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद क्या हुआ, टर्शरी, जिसके अंदर आपने नंबर ऑफ बॉक्सेस को यूज किया। आप सेकेंडरी में कह सकते हैं आउटसाइड द प्राइमरी पैकेजिंग। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पैकेजिंग जो है वो आपकी प्राइमरी पैकेजिंग के आउटसाइड अप्लाई की जाएगी, और इससे क्या होगा, स्मॉलर प्रोडक्ट्स, मैंने आपसे कहा था स्मॉलर प्रोडक्ट्स, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को एक जगह कंबाइन करके एक सिंगल पैक बॉक्स बना दिया जाएगा। उस पैकेजिंग को बोलेंगे सेकेंडरी पैकेजिंग। एग्जांपल में आएगा बॉक्सेस। ठीक, अब आती है टर्शरी पैकेजिंग। टर्शरी पैकेजिंग में आएगा जब वो आपने स्मॉल बॉक्सेस, सिंगल पैक बॉक्सेस को आपको इकट्ठा करके आगे भेजना है, बल्क में भेजना है। बल्क हैंडलिंग, जहां भी हमें बल्क हैंडलिंग की बात करनी है वहां पे आपको टर्शरी पैकेजिंग मटेरियल चाहिए होगा। किस लिए, शिपिंग के लिए। बड़े बड़े कार्टन्स में छोटे छोटे बॉक्सेस को
और उन छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर प्राइमरी पैकेजिंग, स्ट्रिप्स हो गई, ब्लिस्टर्स हो गई, उस मटेरियल को आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कहीं भी उसको शिप कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आप आसानी से उसको स्टोर कर सकते हैं, आसानी से उसको स्टोर कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप पेशेंट तक पहुंचाने के, सेफली पहुंचाने की अश्योरिटी रख सकते हैं। आपको एक रेगुलर लाइफ में, एक शेड्यूल में एग्जांपल देता हूं, प्राइमरी पैकेजिंग का, सेकेंडरी का और टर्शरी का। आप लोग कभी शूज खरीदने गए होंगे, शूज की शॉप पे, जूते जनरली आपने देखा होगा, जूते या स्लीपर्स आप कभी खरीदने गए हो, तो वहां पे आपको तीनों टाइप की पैकेजिंग मिलती है। सबसे पहला, आपने शू देखा, शू देखने के बाद शू कीपर क्या करता है, उसको पेपर में रैप करता है, बटर पेपर होता है, नॉर्मल पेपर होता है, उसमें उसको रैप करेगा। वो जो रैपिंग हुई, वो रैपिंग है प्राइमरी पैकेजिंग। फिर उस रैपिंग के बाद उस कागज के साथ जो आपका शू है वो एक बॉक्स में पैक करेगा, ठीक है, वो क्या हुआ, सेकेंडरी पैकेजिंग हुई। फिर उस बॉक्स को वो आपको एक हैंडबैग या कैरी बैग में देगा, वो पैकेजिंग कौन सी हुई, टर्शरी पैकेजिंग। आप एक बार इसको देखना चाहे तो देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको क्लासिफिकेशन बता ही दिया था। पहला है ग्लास, ठीक, मैक्सिमम मोस्टली यूज किया जाने वाला पैकेजिंग मटेरियल है ग्लास। ग्लास हैज बीन वाइडली यूज्ड एज द पैकेजिंग मटेरियल एंड मोल्डेड इन एनी साइज, एनी शेप एंड विद एनी थिकनेस, ठीक है। ग्लास को हम मैक्सिमम यूज करते हैं एज ए पैकेजिंग मटेरियल। हम इसको किसी भी साइज का, किसी भी शेप का हम मोल्ड कर सकते हैं। कितनी थिकनेस देनी है, कितना ही हमें ऑप्शन रखना है, हम आसानी से ग्लास को मोल्ड कर सकते हैं। अब एक वर्ड आता है हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल, किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी मटेरियल की लंबे समय तक एक्सपोजर को सहन करने की क्षमता। हाइड्रोलाइटिक क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन with light and heat। हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की कैपेसिटी लंबे समय तक प्रोलॉन्ग करने की या प्रिजर्व करने की, किससे बचाने की, हीट से और लाइट से। हीट से क्यों बचाना है, जैसे ही आप किसी भी प्रोडक्ट की हीट देंगे या टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आपके जो प्रोडक्ट के अंदर के इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रेसिपिटेट होने शुरू हो जाएंगे। लाइट से क्यों बचाना है, लाइट के अंदर क्या है, यूवी रेडिएशन है। यूवी रेडिएशन की वजह से क्या होगा, रिएक्शंस चेंज हो जाएंगे, हाइड्रोलिसिस हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। इस हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस के कारण ग्लास को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहला टाइप 1 ग्लास कंटेनर्स, टाइप 2 ग्लास कंटेनर्स और टाइप 3 ग्लास कंटेनर्स, ठीक है। टाइप 1 क्या है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल है और इसकी हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये पेरेंटल प्रिपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। टाइप 1 ग्लास क्या है, हाई हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस है, पेरेंटल प्रिपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। टाइप 2 में क्या है, ये सोडा लाइम सिलिका ग्लास है। क्या है, सोडा लाइम सिलिका ग्लास विद हाई हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस,
ठीक है, जिसके ये मोस्टली एसिडिक मटेरियल और न्यूट्रल मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। जनरली एक्वस प्रिपरेशंस हो सकती हैं, लेकिन ये पेरेंटल के लिए यूज नहीं होता है। ठीक, अब आते हैं टाइप थर्ड पे। टाइप थर्ड क्या है? ये सोडा लाइम सिलिका ग्लास है। इसकी हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस जो है वो ना लो है ना ही हाई है। ठीक है, ये जनरली किसके लिए? नॉन एक्वस प्रिपरेशंस के लिए ये यूज होगा। ठीक, ये पेरेंटल प्रिपरेशंस के लिए भी यूज होता है। अब एक्वस सॉल्यूशंस और एक्वस प्रिपरेशंस और नॉन एक्वस प्रिपरेशंस का क्या मतलब है? एक्वस का मतलब है वाटर। अब जिस प्रिपरेशन के अंदर आपका वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज हो रहा है वो है आपकी एक्वस प्रिपरेशंस। जिसके अंदर वाटर एज ए सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है, वो प्रिपरेशंस होती हैं नॉन एक्वस प्रिपरेशंस। क्या क्या एडवांटेजेस हैं ग्लास के एज ए कंटेनर? सबसे पहला, स्ट्रॉन्ग होता है और रिजिड होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत है, रिजिड मतलब ठोस है। ठीक है, दूसरा ट्रांसपेरेंट होता है, आराम से बाहर से दिखाया जा सकता है कि हाँ, अगर हमें कोई एक्सटर्नल इवैल्यूएशन करनी है, कोई इंस्पेक्शन करनी है उसके कंटेंट से रिलेटेड कि कहीं उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, कोई अलग से कोई भारी तत्व तो उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको क्लियर होने के कारण, ट्रांसपेरेंट होने के कारण हम उसको आसानी से बाहर से ही इंस्पेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें उस कंटेनर को ओपन करके देखना है। एग्जाम्पल्स में हमारा आता है एम्प्यूल्स और वाइल्स। एम्प्यूल्स और वाइल्स किस में यूज हो रही है? आपने पेरेंटल प्रिपरेशंस देखी होंगी, जब इंजेक्शंस भरते हैं तो छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एम्प्यूल्स और वाइल्स। ठीक, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, और विजुअली आंखों से देखने से पेशेंट को ये डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती। ये एलिगेंट कंटेनर्स होते हैं कि पेशेंट को ये नहीं लगता कि हाँ मैं क्या चीज़ ले रहा हूँ, इसके अंदर क्या कंटेंट होगा, क्या इंग्रेडिएंट होगा, कि ठीक होगा नहीं होगा। उसके दिमाग में जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो उसके दिमाग से नहीं कंसिडरेशन में आएंगे। बोरोसिलिकेट टाइप 1 ग्लास, ये न्यूट्रल रेजिस्टेंस देता है। ये न्यूट्रल ग्लास है, ठीक है, किसको रेजिस्टेंस देगा? हीट को। ठीक, सो दैट कैन बी रेडिली स्टरलाइज्ड। बोरोसिलिकेट ग्लास या न्यूट्रल जो ग्लासेस हैं वो रेजिस्टेंस देते हैं किसको? हीट को। हीट से क्या होगा? जो कंटेंट आपका कंटेनर के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, वो रिएक्ट भी कर सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है। जो इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होने की वजह से अगर कोई कंटेमिनेशन हुआ है तो उस कंटेमिनेशन को भी रिमूव करने के लिए वो हीट के कारण स्टरलाइज भी आसानी से हो सकता है। ग्लास कंटेनर्स क्या है? वो इजीली क्लीन हो सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी डैमेज टू द सरफेस। ग्लास कंटेनर्स को आसानी से साफ किया जा सकता है जिससे कि उसका एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर कोई भी स्क्रैच ना हो या किसी भी तरीके की निशानी ना अवेलेबल हो। अब इसके केमिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं ग्लास के? बोरोसिलिकेट ग्लास जो है वो इस तरीके का ग्लास है जो कि केमिकली इनर्ट है। केमिकली इनर्ट मतलब कि इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये केमिकली अपना कोई भी अस्तित्व नहीं दिखाता। अब ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास है वो भी केमिकली इनर्ट होता है। अगर हमें किसी भी ऑप्शन पे केमिकल रिएक्शन का खतरा हो, वहां पे किस टाइप के ग्लास यूज करने हैं? बोरोसिलिकेट और ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। इनमें एक और बेनिफिशियलिटी का ऑप्शन है, ये हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है। अब ग्लास की जो कंपोजिशन है वो अलग अलग ढंग से वेरी करती है, चेंज होती है। एज द कंपोजिशन ऑफ ग्लास may be varied by changing the ratio of
various glass constituents, the proper container according to desired qualities can be produced. जब भी हम देखेंगे, जब भी हम बात करेंगे कि ग्लास बनता कैसे है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उस ग्लास को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन सा ग्रेडियंट कितना अमाउंट में यूज करना है, कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी में यूज करना है, जिससे कि हमारा प्रॉपर कंटेनर आसानी से बन सके, जो क्वालिटी हमें उसके अंदर चाहिए, जो प्रॉपर्टीज हमें उस ग्लास एज ए कंटेनर चाहिए, उसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट, कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी में यूज करना है, ये हम देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमें उसकी क्या क्वालिटी रिक्वायर्ड है। ये एज के साथ डिटेरियोरेट नहीं होता, मतलब लंबे समय तक चलता है, जैसे जैसे वो चलता रहेगा वैसे, जरूरी नहीं है जब तक वो ब्रोकन ना हो तब तक वो खराब नहीं होगा, वो लंबे समय तक आराम से चल सकता है अगर उसको प्रॉपरली ढक्कन के साथ आप कवर करके रखें। ठीक है। अब फोटो सेंसिटिव ड्रग्स, फोटो सेंसिटिव ड्रग कौन सी होंगी? फोटो सेंसिटिव ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो यूवी रेडिएशन से या लाइट की प्रेजेंस से डिटेरियोरेट हो जाती हैं। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम एम्बर कलर ग्लास यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एम्बर कलर ग्लास। अगर हमारी ड्रग फोटो सेंसिटिव है और हमें उसको लाइट से प्रिवेंट करना है तो उस जगह हम कौन सा ग्लास यूज करेंगे? एम्बर कलर ग्लास। ठीक है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, ग्लास एज कंपेयर टू अदर पैकेजिंग मटेरियल सस्ता होता है। ठीक है, जिससे कि उसको आसानी से यूज किया जा सकता है। ये किसी के लिए भी डिस्टर्बिंग नहीं होता, ना ही ये कंज्यूमर के लिए होता और ना ही ये मैन्युफैक्चरर के लिए होता, तो इसीलिए इसको आसानी से यूज किया जा सकता है। अब डिसएडवांटेजेस आती हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि ग्लास को यूज करने की कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस जनरली होती हैं। सबसे पहला, ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब हार्ड होता है लेकिन आसानी से तोड़ा जा सकता है। सबसे पहला क्या है? ब्रिटल होता है और आसानी से टूट सकता है। आपने देखा होगा ग्लास कितनी जल्दी टूटता है। ठीक है। जैसे ही कोई टेम्परेचर चेंज होगा एटमॉस्फेयर में, इमीडिएटली क्रैक आने की संभावना आ जाएगी। ठीक है। प्लास्टिक कंटेनर्स के कंपैरिजन में ग्लास एज ए कंटेनर हैवी होता है। ठीक है। ट्रांसपेरेंट ग्लासेस क्या करते हैं? यूवी लाइट को आसानी से पास होने का रास्ता देते हैं, जिसकी वजह से फोटो सेंसिटिव ड्रग्स जो कि कंटेनर के अंदर हो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी और वो स्टेबल नहीं रहेंगी और ना ही वो पेशेंट के लिए लेने लायक रहेंगी। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है? उसको एम्बर कलर ग्लास के अंदर उसको पैक किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स एज ए पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा? ग्लास। ग्लास के बाद सेकंड क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल बनता किससे? प्लास्टिक से। ठीक है। कौन कौन से पॉलीमर्स इसमें यूज किए जा सकते हैं? पॉलीइथाइलिन। ठीक है। पॉलीइथाइलिन में भी दो हैं, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। उसके बाद क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन और कुछ हद तक पॉलीइथाइलिन टेट्राथैलेट। ठीक है। जब ये प्लास्टिक्स क्या होते हैं? प्लास्टिक कंटेनर वो कंटेनर होता है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा पॉलीमर्स यूज किए जाते हैं एज एन एडिटिव्स। एडिटिव्स मतलब एक्स्ट्रा उसको स्ट्रेंथ देने के लिए एक से ज्यादा पॉलीमर उसमें यूज किया जाए। एडिटिव्स में और कौन कौन सी चीजें होती हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं एडिटिव्स में, प्लास्टिसाइजर्स भी हो सकते हैं और लुब्रिकेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। प्लास्टिक में हमने क्या बताया कि प्लास्टिक किससे बनता है? पॉलीमर से बनता है। प्लास्टिक में एज ए पैकेजिंग मटेरियल में प्लास्टिक में एक या एक से ज्यादा पॉलीमर्स हो सकते हैं। उन पॉलीमर्स के साथ क्या होगा? एक्स्ट्रा एडिटिव्स भी हो सकते हैं। एडिटिव्स में कौन कौन से हो सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स, प्लास्टिसाइजर्स और
लुब्रिकेंट्स। आप नोट करना चाहते हो तो एक बार कर लीजिए। प्लास्टिक की क्या एडवांटेजेस हैं? फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से मुड़ तुड़ सकता है, ज़्यादा रिजिडिटी नहीं होती, और ब्रेकेबल नहीं होता। वेट कम होता है एज कंपेयर टू ग्लास। ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल के हिसाब से अगर देखें तो प्लास्टिक जो है वो ग्लास से हल्का होता है, जिसके कारण आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और आसानी से संभाला जा सकता है। ठीक है। दूसरा, कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी साइज दे सकते हैं, जितनी हमें उसकी जरूरत है उस तरीके से हम उसको शेप और साइज आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हाई वर्सेटिलिटी ऑफ प्लास्टिक्स। हाई वर्सेटिलिटी ऑफ प्लास्टिक्स अलाउज फॉर ईज ऑफ रीयूज एंड रिसाइकलिंग। वर्सेटिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू अडॉप्ट। एबिलिटी टू अडॉप्ट मतलब वो किसी भी शेप को, किसी भी साइज को आसानी से दोबारा रीगेन कर सकता है। मैंने आपको बताया था ना, प्लास्टिक दो टाइप के हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में क्या होगा, उसको अगर हमें रीयूज करना है, हम उसको हीट देंगे, हीट देने के बाद हम उसके कोई भी शेप, कोई भी साइज दोबारा से उसको रीयूज करने के लिए, रिसाइकिल करने के काम में ले आएंगे। ठीक है। तो वर्सेटिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू अडॉप्ट। नेक्स्ट आता है प्लास्टिक ड्यूरेबिलिटी ऑफर्ड बाय प्लास्टिक पैकेजिंग आल्सो अलाउज मैन्युफैक्चरर्स टू प्रिंट आई कैचिंग हाई क्वालिटी कस्टम डिजाइन्स, देयर बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्ट विजिबिलिटी इन ए रिटेल सेटिंग। इसका मीनिंग है, जब आप बात कर रहे हैं प्लास्टिक को एज ए पैकेजिंग मटेरियल यूज करने की, ठीक है, तो उसके ऊपर सबसे पहला पॉइंट आता है, उसका जो बेनिफिट है कि ड्यूरेबल होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता, आसानी से लंबे समय तक प्रिजर्व करके चल सकता है, पॉसिबिलिटीज आगे हैं कि वो लंबे समय तक स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा एक और अच्छा पॉइंट है प्लास्टिक के साथ, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैन्युफैक्चर के लिए उसमें एक और अच्छा प्रोविजन है कि वो कोई भी आई कैचिंग मतलब जो आंखों को अच्छा लगे, कोई भी हाई क्वालिटी का डिजाइन को बना सकता है। वो क्या बनाना चाहेगा मैन्युफैक्चरर, प्लास्टिक को ऊपर वो क्या बनाएगा, लेबल देगा कि इस मेडिकेशन में क्या है, क्या नहीं है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कब मैन्युफैक्चर हुआ है, ये हमने आपको लेवल के टाइम पे बताया था, लेबलिंग के टाइम पे। तो जब लेबल उसके ऊपर डिजाइन कराएगा जिससे कि वो एक अच्छा और सुंदर दिख सके, पेशेंट की विजिबिलिटी में वो इंक्रीज हो सके, तो प्लास्टिक के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपने ऊपर उसका जो लेबल डिजाइन होगा वो प्रॉपरली कस्टमाइज किया जा सकता है, जिससे कि प्रोडक्ट की विजिबिलिटी एनहांस होगी। ठीक है। The durability offered by plastic packaging also allows manufacturers to print eye-catching and high-quality custom designs, thereby increasing product visibility in retail. Disadvantages क्या हैं पैकेजिंग मटेरियल की? सबसे पहला है प्लास्टिक मटेरियल्स आर हाईली सेंसिटिव टू लाइट। किसके लिए सेंसिटिव है? लाइट के लिए सेंसिटिव है। ठीक है। जब लाइट के लिए सेंसिटिव है तो नेचुरल सा बात है, हीट से ये बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाएंगे। ये लाइट के लिए सेंसिटिव है और हीट से अफेक्ट बहुत जल्दी हो जाएंगे। दूसरा, जो प्रोडक्ट इसके अंदर हमने पैक किया है उसके साथ भी ये आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं। रिएक्ट करने के बाद क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं।
फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंदर वाले मटेरियल से आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे, तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक जो है ये अंदर वाले मटेरियल के अंदर आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके कारण कंटेमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट होने की संभावना पूरी होती है। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी बताया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी इफेक्ट करेंगे। ये नेचर से आसानी से डिग्रेड नहीं हो सकते। आपने जनरली सुना होगा कि पॉलिथीन का इस्तेमाल मार्केट में बंद कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा सिनेरियो है जो कि डिग्रेड नहीं होगा, नेचर उसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा, और ये हार्मफुल है किसके? एनवायरमेंट के, एनवायरमेंट और हेल्थ के। जब भी कंबशन होगा, जब भी प्लास्टिक का कंबशन होगा या तो उसमें जो गैस रिलीज होगी कौन सी होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। जब कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ेगी तो एटमॉस्फेयर में अपने आप प्रॉब्लम्स आएंगी। किसके ऊपर इफेक्ट होगा? हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा। ठीक है, प्लास्टिक्स के साथ एक सबसे बड़ी इश्यू क्या है? ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता, ज्यादा लंबे समय तक नहीं यूज किया जा सकता। क्यों? और उसके बाद उसकी प्रिंटिंग सिनेरियो भी उसके ऊपर ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। आते हैं मेटल्स के ऊपर। हमने थर्ड टाइप है पैकेजिंग मटेरियल की। ठीक है, मेटल इज वन ऑफ द वे, ठीक है, जो कि हैजार्डस सब्सटेंसेस को पैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हैजार्डस सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? हैजार्डस सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचर को इफेक्ट करें, जो कि पॉइजनस फॉर्म में हो। हैजार्डस सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो नेचर में मिलके जिस पर्पस के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट से इफेक्ट हो और अपना इफेक्ट रिप्रेजेंट ना करे, अपनी एफिकेसी को आगे ना रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, मेटल इज वन ऑफ द वेज फॉर हैजार्डस सब्सटेंसेस। हैजार्डस सब्सटेंसेस कौन से हैं? जो कि रिस्की हैं, डेंजरस हैं। ठीक है, डेंजरस और रिस्की सब्सटेंसेस के लिए मेटल्स यूज होगा। एल्यूमिनियम फॉयल, स्टील, टिन और लेड, ये डिफरेंट टाइप के मेटल्स हैं जो कि यूज किए जाएंगे। मेटल्स कोलैप्सिबल ट्यूब्स के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, जो आपने कहा कोलैप्सिबल ट्यूब्स कौन सी होंगी? आपने घरों में पेस्ट देखे होंगे, क्रीम्स देखी होंगी, शेविंग क्रीम देखी होंगी, जो पैक की जा रही हैं किसमें? कोलैप्सिबल ट्यूब्स में। वोलिनी, जो भी ऑइंटमेंट हैं, जितने भी ऑइंटमेंट हैं, पेस्ट हैं, वो जनरली कोलैप्सिबल ट्यूब्स में पैक किए जाते हैं। ठीक है, द कॉमन एक्सप्रेशन यूज टू डिस्क्राइब सच ए प्रोसेस इज नोन एज कैनिंग। मेटल को एज ए पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसको बोलते हैं कैनिंग। आपने देखा होगा कैन फूड्स हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट इन डेवलपिंग कंट्रीज ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी। लंबे समय तक अगर खाने को प्रिजर्व करना है तो क्या करते हैं? उसको केन के अंदर प्रॉपरली पैक कर देते हैं, जिससे कि उसके अंदर कोई भी एयर या मॉइस्चर ना जा सके और वो लंबे समय तक यूज करने के लिए फिट रहे। मेटल की क्या क्या एडवांटेजेस हैं? मेटल की सबसे पहले एडवांटेज है कि वो मॉइस्चर को अपने अंदर परमिएट नहीं करने देता। ठीक है, ना ही मेटल के अंदर मॉइस्चर जा सकता, ना ही लाइट जा सकती, और ना ही किसी तरीके की कोई गैस उसके अंदर एंटर कर सकती है, जिसके कारण वो क्या करता है? सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसके अगेंस्ट? एनवायरमेंट के अगेंस्ट। एनवायरमेंट मतलब जो हमारी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से जो जो कंटेमिनेशन होने की संभावना हो सकती है, जो जैसे कि मॉइस्चर जा सकता है, लाइट की वजह से हो सकती है, गैसेस की वजह से हो सकती है, लेकिन मेटल क्या करेगा?
वो उसको आर पार होने ही नहीं देगा। ठीक है, जब वो आर पार ही नहीं होगा तो वो आपका कोई भी कंटेमिनेशन नहीं हो पाएगी, हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, मेटल की हार्डनेस की वजह से वो आसानी से ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, इजी टू हैंडल है। ठीक है, लाइट वेट है एज कंपेयर टू ग्लास और प्लास्टिक। एक और पॉइंट है कि ये एक अट्रैक्टिव लेबल्स को प्रिंट करने के लिए भी काम बेटर करता है। मेटल के ऊपर हम अट्रैक्टिव लेबल्स भी प्रिंट करा सकते हैं, किसके ऊपर? मेटल के सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये है मेटल की एडवांटेजेस। अब मेटल के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ड्यू टू हैवी वेट, ठीक है, इट इज नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट। सम मेटल्स रिएक्ट, कोई ना कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो कि प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन कॉज करती हैं। जब प्रोडक्ट के साथ वो रिएक्शन कॉज करेंगी तो क्या होगा? प्रोडक्ट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज होगी ही होंगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से वो पॉइजनिंग कंपोजिशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। पॉइजनिंग मतलब आपका जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वो अननेसेसरी का कंटेमिनेट और पॉइजनड हो, जो कि आपके शरीर को बेनिफिट देने की बजाय और किसी तरीके का नुकसान दे जाए। इसके बाद सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मेटल का क्या है? जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग को क्या बोलते हैं? जंग लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, 4 टाइप्स में से ये 4th टाइप है। पहली क्या थी? ग्लास, दूसरी प्लास्टिक्स, तीसरा मेटल्स एंड 4th वन रबर। रबर जनरली आपने देखा होगा कि ये क्लोजर्स के काम आता है। किसके काम आता है? क्लोजर्स के काम आता है। क्लोजर मतलब बंद करने के, कैप के काम आता है। ठीक है, आपने देखा होगा जितनी भी पेरेंटल प्रोडक्ट्स बनाने के टाइम पे जो छोटे छोटे इंजेक्शंस होते हैं उसके ऊपर रबर का कैप लगा होता है। ठीक है, क्यों लगाते हैं? जिससे कि वो प्रॉपरली किसी भी तरीके का कंटेमिनेशन उसके थ्रू अंदर ना जा सके, प्रॉपरली वो पैक्ड हो सके। ठीक है, ये क्लोजर्स बनाने के काम आता है। वाइल्स के, ड्रॉपिंग बॉटल्स के, आपने देखा होगा अगर हमें ड्रॉप वाइज बॉटल्स लेनी है, अगर हमें ड्रॉप के साथ कोई आई लोशन लेना है, कोई भी मेडिकेशन ऐसा लेना है जो हमें ड्रॉप वाइज चाहिए, वहां पे जो उसका कैप होगा वो किसका होगा? रबर का होगा। ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स, ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड बॉटल्स कौन सी होगी? ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड बॉटल्स वो होंगी जिसके अंदर ब्लड और प्लाज्मा कैरी करके रखते हैं। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड बॉटल्स कौन सी होंगी? जो कि ब्लड और प्लाज्मा जिसके अंदर कैरी करके रखते हैं, उनको पैक करने के लिए जो कंटेनर या पैकेजिंग मटेरियल यूज किया जाता है वो होता है रबर। ठीक है, रबर जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए यूज किए जाते हैं होता है नेचुरल रबर, नियोप्रीन, ब्यूटाइल क्लोरोब्यूटाइल, नाइट्राइल, ब्रोमोब्यूटाइल एंड सिलिकॉन। कौन कौन सी रबर्स हैं? सबसे पहला नेचुरल रबर, दूसरा नियोप्रीन, तीसरा ब्यूटाइल क्लोरोब्यूटाइल, चौथा नाइट्राइल, देन ब्रोमोब्यूटाइल एंड सिलिकॉन। ठीक, उसके बाद जो सिलिकॉन है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, सबसे ज्यादा इनर्ट होता है। ठीक है, और मॉइस्चर को सबसे ज्यादा परमिएबल फॉर्म में को अवॉइड करता है कि हाँ जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी दे सकता है वो कौन सा रबर है? सिलिकॉन रबर है। रबर की पैकेजिंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं? वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। आपने देखा होगा जब रबर के क्लोजर से हम उसको पैक करते हैं तो उसके ऊपर कितना भी वाटर का कंटेंट है उसमें एब्जॉर्प्शन
नहीं होगा, ठीक है, जिसके कारण ये बेटर यूज किया जाता है। किसके अगेंस्ट बेटर रेजिस्टेंस शो करता है? मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी के अगेंस्ट। ठीक, सबसे पहला वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसके कारण मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी से ये प्रोडक्ट को बचा के रखेगा, प्रिवेंट करके रखेगा। इसकी स्ट्रेचेबल नेचर होने के कारण ये आसानी से हैंडल किया जा सकता है और इजीली टू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। चीपर मटेरियल है अदर देन द मेटल, ग्लास और प्लास्टिक्स। जितने भी रबर के मटेरियल्स हैं जो क्लोजिंग अपरेटस में यूज करते हैं, वो कंटेमिनेशन से ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किसकी कंटेमिनेशन से? एनवायरमेंट की कंटेमिनेशन से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रबर मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर क्लोजिंग apparatus एंड प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंटेमिनेशन। जो नाइट्राइल रबर है वो हीट रेजिस्टेंट होता है और ऑयल रेजिस्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट है। रबर की डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ बैक्टीरिसाइड एंड लीचिंग ऑफ एक्सट्रैक्टिव्स आर कंसिडरेबल। रबर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट आ सकता है और जिसकी वजह से जो रबर के इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलके उसको कंटेमिनेट कर सकते हैं, डिस्टेबलाइज कर सकते हैं और उसकी एफिकेसी को इफेक्ट कर सकते हैं। और जब ये किसी केमिकल सब्सटेंस के साथ यूज किया जाएगा रबर एज ए पैकेजिंग मटेरियल, तब ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो भी केमिकल सब्सटेंस के साथ इसको यूज करेगा वो केमिकल सब्सटेंस इसको ब्रेक डाउन कर देगा, जिसके कारण वहां पे रबर एज ए पैकेजिंग मटेरियल नहीं यूज हो सकता। उसके बाद है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। Sometimes rubber materials also react to the material of the product and alter the product's physical and chemical properties. कुछ टाइम ये देखा गया है कि जो रबर एज ए पैकेजिंग मटेरियल में जब हम यूज करते हैं तो जिस मटेरियल के साथ हम उसको यूज कर रहे हैं वो उस मटेरियल के साथ ही मिलके रिएक्शंस को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जिस प्रोडक्ट को हम उसके अंदर पैक किए हुए हैं, जिस मटेरियल को हम उसके अंदर पैक किए हुए हैं, वो अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, ठीक है। तो अभी तक हम आज के डेट में हमारा जो लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा? पैकेजिंग मटेरियल एज ए फॉर फार्मास्यूटिकल यूजेस। 4 तरीके के पैकेजिंग मटेरियल्स थे। सबसे पहला ग्लास, दूसरा मेटल, तीसरा प्लास्टिक, फोर्थ वन रबर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।